हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी बोर्ड के पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। इस वीडियो को अगर आप देख के जाओगे तो गारंटेड कह रहा हूँ यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, तो इन पेपरों को आराम से अच्छे तरीके से देख के जाना है। और हर प्रकार के क्वेश्चन जो आप देख रहे हो इनकी यहाँ पे तैयारी आपकी होने वाली है। ठीक है, तो 2025 का पेपर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे। तो 15 गणराज्यों को मिला के सोवियत संघ बना था। अगला क्वेश्चन है कि सिलोन किसका नाम है, पुराना नाम। तो श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था। लौह पुरुष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूएनईपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो यानी आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग जो है किससे संबंधित है। तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। खालिस्तान भरने आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी। ये 1994 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1994 में, यानी 1994 में। फिर सुरक्षा परिषद में जो परमानेंट सदस्य हैं वो कितने हैं, 5 है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो उद्योग पे ध्यान दिया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था, 1961 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को हम मानवता की सुरक्षा या ग्लोबल या वैश्विक सुरक्षा के नाम से भी जानते हैं। यूरोपीय यूनियन जो है इसकी जो मुद्रा है इसको क्या कहते हैं, हम यूरो कहते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो, वापस से मैं दिखा देता हूँ। अब आपको यहाँ पे सत्य और असत्य बताना है। तो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव केवल नकारात्मक है, केवल नकारात्मक नहीं होते। ठीक है, तो ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक लाल डेंगा थे, बिल्कुल सही है। फिर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995, ये भी ठीक है। भारी उद्योग में खनिज उद्योग को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, किया जाता है, तो ये आपका असत्य होना चाहिए। ठीक है, ये असत्य, ये भी आपका असत्य हो जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये असत्य हो जाएगा। कारगिल की लड़ाई जो है 1999 वाली, इसमें किसके बीच में हुई थी, भारत पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो सत्य है। फिर आपातकाल के बाद 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, ये भी सत्य है। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ी बनानी है। वैसे तो जोड़ी रब बनाते हैं, पर अब यहाँ पे हमको बनानी पड़ेगी जोड़ी। ठीक है, तो देखिए शॉक थेरेपी की बात करते हैं, तो शॉक थेरेपी 1990 हो जाएगा। भारतीय क्रांति दल का गठन किसने किया था, चौधरी चरण सिंह। आप्रवासी वो लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं वो युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। ग्रुप 8 के देश की बैठक जो है 2005 हो जाएगा। समाजवादी नेता जो थे ये राम मनोहर लोहिया थे। ठीक है, अहिंसा और सत्याग्रह गांधी। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, यहाँ पे जोड़ी बनानी थी। अगला क्वेश्चन है कि एक वाक्य में आपको आंसर करना है। 1949 में माओ के नेतृत्व में कौन सी क्रांति हुई थी। तो ये चीनी क्रांति हुई थी। ठीक है, चीन की क्रांति हुई थी। BWC, इसको बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कि वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का कोई एक कारण बताना है। तो ये जो वायु प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, और कार्बन क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, ये गैस जो है ये कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। वैश्वीकरण का कोई एक परिणाम बताना है। तो वैश्वीकरण के बहुत सारे परिणाम हैं, जैसे कि व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है, मुक्त व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है, संरक्षणवाद की नीति को खत्म किया जा रहा है, सांस्कृतिक परिणाम इसके देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब बता सकते हो। फिर वर्ष 2000 में बने 3 राज्य, तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। तो दोनों खेमों से अपनी दूरी बना के रखना, इसी को गुट निरपेक्षता कहा गया था। अब दो खेमे से क्या मतलब है मेरा, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, कांसीराम थे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको आंसर बता दिया है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, शॉक थेरेपी के कोई 2 परिणाम बताइए। तो शॉक थेरेपी अपनाने के बाद पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो थी वो तहस नहस हो गई थी। रूस का पूरा औद्योगिक ढांचा जो था वो चरमरा उठा था। 90% उद्योग जो थे वो प्राइवेट हाथों में चले गए थे और काफी कम कीमत में बेचे गए, जिसके कारण इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। ठीक है, सोवियत प्रणाली से क्या आशय है। तो सोवियत प्रणाली का मतलब है इसमें पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया था और समाजवाद के आदर्शों से ये प्रेरित थी। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। विकसित अर्थव्यवस्था थी ये। ठीक है, संचार प्रणाली वगैरह यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल थी। तो यही चीजें आप बता सकते हो। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन से होते हैं, न्याय युद्ध, यानी कि युद्ध तब हो जब युद्ध की आवश्यकता हो, जब सारे तरीके फेल हो जाएं तब युद्ध होना चाहिए। ठीक है, जितनी आवश्यकता है उतने ही हथियार का इस्तेमाल होना चाहिए।
निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण, विश्वास बहाली। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, आपको याद करके जाने हैं। और इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी चैप्टर की वीडियो बना रखी है, मैं वहां पे बता चुका हूँ। ठीक है, आप उसको जरूर देख लेना पेपर से पहले। अगला क्वेश्चन है, भूमि प्रदूषण के कारण जमीन क्यों प्रदूषित हो रही है? आपको पता है, उद्योग से यानी इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है, कहीं ना कहीं उसको फेंक दिया जाता है, उसमें केमिकल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं भूमि को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, कृषि में आपको पता है आज के समय में रासायनिक खाद यूज की जाती है, उर्वरक यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं कीटनाशक यानी कीड़ों को मारने के लिए जो डाले जाते हैं, वो भूमि को भी तो, मिट्टी को भी तो नुकसान पहुंचाते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन यानी जिसको बार बार हम यूज कर सकते हैं, तो सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा हो जाएगा, जल विद्युत हो जाएगा, बायोमास ऊर्जा हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, वैश्वीकरण के कोई 2 लाभ आपको बताने हैं। तो वैश्वीकरण से व्यापार में और निवेश में काफी बढ़ोतरी हुई है, रोजगार के नए नए अवसर आए हैं सामने, यानी कि रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण की 2 कमियां, तो स्थानीय उद्योगों पे नुकसान हुआ है, आर्थिक असमानता बढ़ी है, और सांस्कृतिक रूप से देखें तो लोगों की संस्कृति का ह्रास हुआ है। ठीक है, पश्चिमी संस्कृति की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। योजना आयोग के कोई 2 काम बताने हैं। योजना आयोग जो था, ये 5 साल की जो हमारे यहाँ पे पंचवर्षीय योजना होती थी, जिसको हम 5 ईयर प्लान कहते थे, ये वही बनाता था। फिर संसाधनों का आवंटन कैसे हो, राज्य और क्षेत्र के बीच में संसाधन का वितरण कैसे हो, ये भी योजना आयोग ही डिसाइड करता था। ठीक है, नीति आयोग, तो योजना आयोग को कर दिया गया खत्म, उसके बदले बना दिया गया नया आयोग, जिसको कहा जाता है नीति आयोग। ये 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, लाया गया था, और योजना आयोग के स्थान पे लाया गया था। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, समग्र विकास के लिए नई पॉलिसी बनाना, राज्यों के साथ सहयोग हो सके। ठीक है, ये संघवाद को बढ़ावा देता है। और नीति आयोग जो है केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करता है, सुझाव देता है। इसके अलावा ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में भी काम करता है। ठीक है, प्रिवी पर्स क्या है, तो आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारी देसी रियासतें होती थी। ठीक है, तो जो देसी रियासतें थी, जब उसका भारतीय संघ में विलय किया गया था, तो उस समय में क्या था कि राजा महाराजाओं को कुछ विशेष भत्ते या कुछ विशेष फंड दिया गया था, और वो फंड इनको दिया जाता था हमेशा रेगुलर, तो इसी को प्रिवी पर्स कहा जाता था। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इन विशेष अधिकारों को, इस ये जो फंड था, भत्ता था, इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रणाली की कोई 2 विशेषता बतानी है। तो कांग्रेस, आप जानते हो, हमारे देश में सबसे लंबे समय तक शासन किया है, आजादी के बाद से लेके आज तक अगर हम देखें तो लंबे समय तक हमारी देश की राजनीति में इसका प्रभुत्व रहा है। इसी को हम कांग्रेस को, एक तरीके से हम इसको कांग्रेस सिस्टम के रूप में भी जानते हैं। कांग्रेस की एक खास बात ये थी कि उस समय में ये अलग अलग विचारधाराओं को साथ लेकर चलती थी। ठीक है, कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, किसान हो चाहे मजदूर हो, किसी भी विचारधारा का हो, वामपंथी, दक्षिणपंथी, नरमपंथी, चरमपंथी, ठीक है, सबको साथ लेकर चलती थी। तो ये कहीं ना कहीं इसके जनाधार का एक कारण थी। निवारक नजरबंदी क्या होता है, तो देखिए, किसी व्यक्ति को पुलिस कब गिरफ्तार करती है, जब वो कोई क्राइम यानी कोई अपराध करता है। ठीक है, अपराध कर देता है तो उसे पुलिस गिरफ्तार करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस किसी को बिना क्राइम करे ही गिरफ्तार कर ले। ये कब होता है, ये तब होता है जब पुलिस को शक हो कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, या कुछ प्लान कर रहा है देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इसको कहा जाता है संदेह, यानी शक के आधार पे गिरफ्तार करना। ठीक है, शक के आधार पे गिरफ्तार करना, क्योंकि वो भविष्य में कोई अपराध कर सकता है, राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको निवारक नजरबंदी कहा जाता है। ठीक है, जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी तो उसके कोई 2 परिणाम बताने हैं। तो 2 परिणाम आप बताओ, कि विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, हड़ताल के ऊपर रोक लगा दी गई, प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, तो कोई 2 परिणाम बताने थे, इतने सारे परिणाम है, कोई 2 आप बता सकते हो। फिर आर्टिकल 352 क्या है, आर्टिकल 350 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। यानी देश में मान लो सशस्त्र विद्रोह हो जाए, युद्ध हो जाए किसी से, ठीक है, बाहरी देश का कोई आक्रमण हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इमरजेंसी लगा दी जाती है, केंद्र केंद्र के हाथ में सारी शक्तियां चली जाती हैं। ठीक है, 1980 के मध्यावधि चुनाव करवाने के कोई 2 कारण। देखो, 1977 में पहली बार केंद्र में सरकार बनी थी गैर कांग्रेसी, यानी कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी की सरकार, जो जनता दल की सरकार थी। ठीक है, जनता पार्टी की। अब इनके बीच में खींचतान थी, 5 साल चलनी थी पर नहीं चल पाई, तो इसीलिए बीच में चुनाव कराना पड़ा 1980 में। तो आपको बताना है कि जनता पार्टी की सरकार का पतन हो गया था, फिर बहुमत का अभाव था उस पार्टी के पास। ठीक है, तो ये रीजन था। द्रविड़ आंदोलन जो है दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु में हुआ था,
और इसमें क्या था, इसमें कई कारण थे, जैसे नॉर्थ का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, साउथ में उतना नहीं हुआ था, ये भी रीज़न था। दूसरा रीज़न क्या था कि आप देखोगे तमिल भाषा को ये ज़्यादा वेटेज देने की बात करते थे, तो इसको लेकर विवाद था। फिर ब्राह्मणवादी जो वर्चस्व था, इसको लेकर विवाद था। और द्रविड़ समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए ये आंदोलन किया गया था, ठीक है। असम आंदोलन क्या था, असम राज्य में जो बांग्लादेशी बाहर से आके बस गए हैं उनके खिलाफ एक आंदोलन किया था वहां के स्टूडेंट ने, और उसमें सारी जनता उसमें शामिल हो गई थी, इसलिए इसको जन आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। तो ये असम में इलीगल रूप से जो बसे हुए बांग्लादेशी हैं उनको पहचान कर बाहर भेजने के लिए आंदोलन किया गया था। किसने किया था, असम का एक स्टूडेंट यूनियन था जिसको आसू कहा जाता है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। फिर 1985 में इनका राजीव गांधी के साथ सरकार के साथ एक समझौता होता है। नेक्स्ट है कि मंडल आयोग की कोई दो सिफारिश बतानी है, यानी कि सरकारी नौकरी में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पे भी जो ओबीसी हैं उनको आरक्षण दिया जाए एडमिशन वगैरह में, ठीक है। शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि 90% उद्योग जो थे वो निजी कंपनियों को बेचे गए, और वो भी काफी कम कीमत में, इसलिए इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि रूस का पूरा औद्योगिक ढांचा जो था चरमरा उठा था, पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो थी यहाँ पे तहस नहस हो चुकी थी। सोवियत प्रणाली की कोई तीन विशेषता बतानी है, तो यहाँ पे पूंजीवाद का विरोध किया गया, समाजवाद को अपनाया गया, ठीक है। यहाँ पे नियोजित अर्थव्यवस्था थी, और यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन था। आपको ये तीन बता देनी है, इसके अलावा आप इतनी सारी बातें बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे तीन पूछा है तो कोई तीन बता सकते हो, ठीक है। फिर भारत और चीन के बीच में विवाद के कोई तीन कारण, तो सीमा विवाद, अरुणाचल प्रदेश में, फिर जो जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन वाला हिस्सा है वहां पे, तो ये जो क्षेत्र है इसको लेकर विवाद रहा है। तिब्बत का मुद्दा, तिब्बत में क्या था, दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी थी, और भारत ने उनको शरण दी थी, जिसके कारण भारत और चीन के बीच में क्या हो गया था, कहीं ना कहीं विवाद हो गया था, ठीक है। अगला है 1962 का युद्ध, फिर 1962 में चीन ने भारत पे आक्रमण कर दिया, ये भी एक कारण बना विवाद का। फिर भारत विभाजन के तीन परिणाम, यानी जब देश का विभाजन हुआ तो उसके क्या परिणाम हुए, बहुत बड़े लेवल पे सांप्रदायिक हिंसा हुई, और ये विभाजन जो था ये अचानक हुआ था, और मजबूरन लोगों को शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा, महिला के साथ बलात्कार हुआ, हत्या कर दी गई, जबरन उनसे शादी कर ली गई, संपत्ति तक को बांट दिया गया, और 80 लाख लोग जो थे उन्होंने घर छोड़ा और शरणार्थी शिविर में उनको रहना पड़ा, ठीक है। शरणार्थी की समस्या बतानी है, शरणार्थी कौन होते हैं, जब उनके देश में कोई आपदा आ जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई युद्ध हो जाए, उनको अपना देश छोड़कर मजबूरी में भागना पड़े दूसरे देश की तरफ, तो ये शरणार्थी बन जाते हैं, ठीक है। कोई भी देश इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तो ये बहुत समस्या होती है, ना रोजगार मिलेगा, ना आवास मिलेगा, ना शिक्षा मिलेगी, ठीक है। बहुत तरह की समस्या मिल जाएगी, नागरिक अधिकार भी नहीं मिलते हैं। भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था, 1951 में हुआ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इसकी विचारधारा में तीन बिंदु बताने हैं, तो इनका पहला विचारधारा बताना कि पाकिस्तान को मिलाकर भारत में जोड़ दिया जाए और अखंड भारत बना दिया जाए। दूसरा क्या है कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। अल्पसंख्यक लोगों को बिल्कुल भी रियायत नहीं मिलनी चाहिए, इसका ये विरोध करते हैं, अंग्रेजी भाषा का भी विरोध करते हैं, ठीक है। फिर भारत पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है, तनाव है, उसके क्या कारण है, तो कश्मीर को लेकर विवाद रहता है भारत पाकिस्तान के बीच में, सीमा पार से आतंकवाद को जो प्रोत्साहन दिया जाता है ये विवाद रहता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को पैसा दिया जाता है, ठीक है। और हथियार दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, भारत में छोड़ दिया जाता है कि जाओ वहां पे बम लगा के फटो, मरो, लोगों को मारो, ठीक है। तो ये चलता रहता है। सीमा विवाद एवं संघर्ष विराम का उल्लंघन, तो कई बार एलओसी पर गोलीबारी, संघर्ष विराम, सीज फायर वगैरह का उल्लंघन करता रहता है पाकिस्तान, तो ये रीजन है। फिर जल विवाद, ठीक है, ये भी एक रीजन है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी क्यों कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी, सुरक्षा परिषद आप जानते हो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी इसी के ऊपर है, शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के लिए, यही जो सुरक्षा परिषद होती है जिम्मेदार होती है, इसीलिए इसको यूएन की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। निर्णय लेने का वास्तविक शक्ति जो होती है वो यहीं पे होती है। वीटो भी मिली हुई है 5 सदस्य देशों को, वो वीटो भी कर सकते हैं किसी मुद्दे पे, ठीक है। और युद्ध में, संघर्ष में, आक्रमण की स्थिति में सुरक्षा परिषद जो होती है शांति सेना भेज सकती है, युद्ध को रुकवाने के लिए काम कर सकती है, सैन्य कार्रवाई की अनुमति भी दे सकती है, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या काम होता है, वैश्विक स्वास्थ्य का संरक्षण करना, बीमारियों को रोकथाम के लिए काम करना, मलेरिया, टीबी, पोलियो, चेचक वगैरह की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, उन्मूलन करने के लिए कार्यक्रम चलाते हैं ये आपातकालीन स्थिति में, ठीक है। ये चिकित्सा सहायता देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, और स्वास्थ्य से रिलेटेड आंकड़े को इकट्ठा करते हैं, शोध को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और टीकाकरण वगैरह के लिए भी अभियान चलाते हैं।
नेक्स्ट है कि भारत की विदेश नीति के सिद्धांत के बारे में बताना है। तो हमारी विदेश नीति में हमने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, हमने साम्राज्यवाद यानी उपनिवेशवाद का विरोध करा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हमने शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने पे बात की, निरस्त्रीकरण को हम सपोर्ट करते हैं, पंचशील का समझौता हमने करा है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र और सक्रिय भागीदारी हम निभाते हैं। ठीक है, भारत में विविधता में एकता पाई जाती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बिल्कुल आपको पता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत वैरायटी है, बहुत विविधता है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, फिर अलग अलग संस्कृति, कल्चर है, लोगों को खान पान, वेशभूषा, ठीक है, सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी वो साथ में रहते हैं, एक जैसे एक साथ मिलके रहते हैं। तो यही हमारे यहाँ पे विविधता में एकता को दिखाती है। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के कोई 4 उपाय। सबसे पहले क्षेत्रीय असंतुलन क्या होता है ये समझिए। मान लीजिए 2 क्षेत्र हैं, एक ए क्षेत्र है और एक बी क्षेत्र है। अब बी क्षेत्र में मान लीजिए बहुत डेवलपमेंट हो रखा है, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे नालियां हैं, यहाँ पे पीने का साफ पानी है, यहाँ पे एयरपोर्ट हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पे हर एक सुविधा है। लेकिन यहाँ पे कच्ची सड़कें हैं, यहाँ पे स्कूल नहीं है दूर दूर तक, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कहते हैं क्षेत्रीय असंतुलन, यानी एक क्षेत्र तो इतना डेवलप हो गया, वहां पे सब कुछ है, एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसके कारण हो जाता है विवाद। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए सरकार को, पिछड़े क्षेत्र जो है वहां पे औद्योगिक विकास करना चाहिए, बुनियादी ढांचा यानी बेसिक जो सुविधाएं हैं वो देनी चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, परिवहन, ये सुविधा देनी चाहिए। विशेष आर्थिक पैकेज उसको दिया जा सकता है जिससे रिलीफ मिले। कृषि और ग्रामीण विकास को वहां पे बढ़ावा दिया जा सकता है, कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। और मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, ये लोगों को सिखाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पेपर हो जाता है 2025 का। अब बात करेंगे 2024 के क्वेश्चन पेपर की। 2024 के पेपर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसके संस्थापक कौन थे। तो ये कौन थे, लेनिन थे। ठीक है, लेनिन इसका सही आंसर है। आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1967 में। स्वतंत्रता के समय मणिपुर के जो महाराजा थे वो कौन थे, ठीक है, बोध चंद्र हो जाएगा। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव जो थे वो कौन थे, तो ये ट्राइब ली थे। और सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी, इसके योजनाकार थे पीसी महालनोबिस। 1977 से लेकर 79 तक गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो मोरारजी देसाई बने थे पहले प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, गैर कांग्रेसी सरकार के। उसके बाद चरण सिंह बने थे, तो ये दूसरे हो जाएंगे, तो ये आपका सही आंसर मोरारजी देसाई। अब खालिस्तान की बात करते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति, ये किसने कहा था, जेपी नारायण ने। ठीक है, भारत ने शांति सेना श्रीलंका में 1987 में भेजी थी। और रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति जो हैं ये कौन हो जाएंगे, ये बोरिस येल्त्सिन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि डैश में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे, तो 2002 में भारत ने किए थे। गुजरात में जो दुग्ध विपणन संघ है इसको क्या कहा जाता है, इसको अमूल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के समय देसी रजवाड़ों की संख्या 565 थी। इसके बाद सत्यासत्य वाले देखते हैं। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, बिल्कुल ठीक है। जो यूरोपीय संघ है इसके झंडे में धान की 10 बालियां हैं, गलत। इसके झंडे में तो गोल्डन कलर के स्टार थे ना 12, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी 1957 में हुई थी, सत्य है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष जो थे न्यायमूर्ति फजल अली थे, बिल्कुल ठीक है। भारतीय सेना ने 1961 में सैनिक कार्रवाई के द्वारा गोवा को मुक्त कराया, ये भी ठीक है। जो ग्लोबल वार्मिंग है ये प्रलय का कारण होगा, बिल्कुल ठीक है। अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती रही तो प्रलय का कारण बनेगी। फिर जोड़ियां बनानी है भाई। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर हो जाएगा। और भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 के मई महीने में किया गया था। ठीक है, राजस्थान के पोखरण में। नेक्स्ट है कि भारत में वैश्वीकरण 1991 इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश को भारत के द्वारा मान्यता 1971। और उत्तर अटलांटिक संधि जिसको नाटो कहा जाता है ये 1949 की संधि है। मानव अधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखिए। तो देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आसियान शैली क्या है, आसियान का जो काम करने का तरीका है, अनौपचारिक, टकराव रहित, मेल मिलाप के साथ, सहयोगात्मक, ये जो काम करने का तरीका है जिसके कारण आसियान ने बहुत ही नाम कमाया है, यश कमाया है, इसी को आसियान शैली कहा जाता है। इराक ने कुवैत पे किस संसाधन पे कब्जा कर लिया था, तेल संसाधन। इनके पास तेल संसाधन यानी पेट्रोलियम संसाधन थे। ठीक है, फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या किया गया है, क्या वर्जित किया गया है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत। 1969 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता था,
तो वीवी गिरी, ठीक है। 1977 में आपातकाल के विरोधी कांग्रेसी ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का अध्यक्ष किसको बनाया था? जगजीवन राम। वैश्वीकरण का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है प्रवाह। अब प्रवाह को डिटेल में आगे बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आगे डिटेल में है, ठीक है। आगे चलते हैं। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये रशियन लैंग्वेज जो होती है उसका वर्ड है, ठीक है। तो ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, आखिर इसका क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। पेरेस्ट्रोइका का मतलब है सोवियत संघ में जो आर्थिक और राजनीतिक सुधार की नीति चलाई गई थी मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा, ठीक है। ग्लासनोस्ट का मतलब यहाँ पे खुलेपन से है, यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नीति लाई गई थी जिसके तहत शासन में पारदर्शिता लाई जाए, जनता को अधिकार दिए जाए, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के दो कारण, तो नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना, सोवियत प्रणाली पे नौकरशाही का सिकंजा, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। कोई भी दो कारण आप इसमें से बता सकते हो। भारत में सुरक्षा नीति के घटक बताइए, तो अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, अंदरूनी समस्या से निपटना, ठीक है, अलगाववाद की समस्या से, फिर सामाजिक आर्थिक विकास करना। ये पॉइंट आप बता सकते हो। सुरक्षा का मतलब क्या है? खतरे से आजादी, ठीक है। भारत के पावन वन प्रांतर क्या होते हैं? तो आप देखोगे भारत के गांवों में कुछ पेड़ पौधे जगह ऐसी मानी जाती है, कुछ जंगल ऐसे माने जाते हैं जिसको पवित्र माना जाता है, वहां पे कुछ पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, ठीक है। तो इसके कारण उसको काटा नहीं जाता है, एक परंपरा रही है और उनका संरक्षण किया जाता है, तो इसी को वन प्रांतर के रूप में हम जानते हैं। साझी संपदा संसाधन किसको कहते हैं? ऐसे संसाधन जिसपे सामूहिक हक हो, ठीक है, यानी किसी एक का हक ना होकर, ठीक है, पूरे समूह का हक हो, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? इसको हम साझी संपदा के नाम से जानेंगे, ठीक है। जैसे चरागाह हो गया, तालाब हो गया, वन हो गया, नदियां हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा वैश्वीकरण अपनाने के कोई दो कारण लिखिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे आर्थिक संकट था, आर्थिक समस्या थी, इसलिए 1991 में हमने नई आर्थिक नीति अपनाई और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया और संरक्षणवाद की नीति को खत्म किया, ठीक है। फिर आर्थिक विकास और तकनीकी उन्नति, अगर हमें आर्थिक विकास चाहिए, तकनीकी उन्नति चाहिए, व्यापार को बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं इसको वैश्वीकरण को अपनाना पड़ता, तो ये भी आप बता सकते हो। बॉम्बे प्लान क्या था 1944 में? जो इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, ठीक है, उद्योगपति होते हैं, इनका एक समूह इकट्ठा हुआ था और इन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए पूरा प्रस्ताव रखा था सरकार के सामने। इसको बॉम्बे प्लान के नाम से हम जानते हैं। फिर जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, इसकी कोई दो विशेषता बतानी है, तो ये 1956 से 61 में आई थी। औद्योगिक क्षेत्र यानी भारी उद्योग पे ज्यादा जोर दिया गया था। पीसी महाल नोबिस की ये क्या थी? इनका मॉडल था, ठीक है, इनकी योजना थी। उद्देश्य क्या था? तेज गति से हमको विकास करना था। इस समय देसी उद्योगों को संरक्षण दिया गया, आयात पे भारी शुल्क लगा दिया गया, ठीक है। कांग्रेस सिंडिकेट क्या था? तो कांग्रेस में सिंडिकेट एक ऐसे प्रभावशाली नेताओं का ग्रुप था, ठीक है, जो बुजुर्ग थे, अनुभवी थे, प्रभावशाली थे। इसी को सिंडिकेट सिंडिकेट के नाम से हम जानते हैं। दल बदल क्या है? तो दल बदल एक ऐसी स्थिति होती है जब कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपने राजनीतिक पार्टी को छोड़ दे और किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाए, तो इसको हम कहते हैं दल बदल। 42वां संशोधन से क्या समझते हो? तो ये जो संशोधन था ये 1976 में हुआ था, इसको मिनी संविधान कहा जाता है। अब मिनी संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय संविधान में इतने बड़े लेवल पे संशोधन हुए थे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि देश में चल रही थी इमरजेंसी और विपक्षी जेल में थे, तो सरकार ने धड़ाधड़ क्या कर दिए? संशोधन कर दिए। इसी समय हमारी जो प्रस्तावना है इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, ये सारे शब्द जोड़े गए और केंद्र सरकार की शक्तियों को यहाँ पे बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है कि आपातकाल के दो सबक बताइए। तो भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। पहला सबक, आपातकाल अब अंदरूनी गड़बड़ी बता के नहीं लगाया जा सकता। दूसरा सबक, ठीक है, केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये कोई दो आप बता सकते थे। आपातकाल लगाते समय केंद्र सरकार ने क्या तर्क दिया था? तो इंदिरा गांधी ने यह कहा था कि देश में अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका है, ठीक है, इसलिए इमरजेंसी लगाई है। प्रेस की आजादी पे रोक से क्या समझते हो? इसको प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। ये स्थिति वैसे अपने देश में ये लागू की गई थी इमरजेंसी के दौरान। क्या हुआ था? जो न्यूज़पेपर हो गए या न्यूज़ मैगजीन हो गई, उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया था कि कोई भी खबर सरकार के खिलाफ नहीं छाप सकते हो, ठीक है। हर चीज पे सेंसरशिप लगा दी गई थी। फिर भारत के किस क्षेत्र को सात बहनें कहा जाता है? तो जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, उसको कहा जाता है सेवन सिस्टर। आंसू क्या है? आंसू एक स्टूडेंट यूनियन थी जो कि असम की स्टूडेंट यूनियन थी। और इसने किस मुद्दे को किस किस मुद्दे के लिए इन्होंने आंदोलन किया था? तो जो बाहर के जो बांग्लादेशी जो असम में बस गए उनकी पहचान करके उनको वहां से भगाया जाए, ठीक है।
मंडल आयोग हम डिस्कस कर चुके हैं। गठबंधन की राजनीति क्या होती है? जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो वो 2 पार्टी 3 पार्टी या उससे भी ज्यादा पार्टी आपस में मिल जाती हैं और मिलकर सरकार बनाती है, तो इसको गठबंधन कहा जाता है। भारत विभाजन के 3 कारण लिखिए। तो अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति इसका कारण है। मुस्लिम लीग की मांग, क्योंकि इन्होंने कहा था कि भाई इनको हिंदुओं के साथ नहीं रहना है, इनको अलग देश चाहिए मुस्लिम के लिए, तो ये था। पाकिस्तान निर्माण की मांग के कारण और हिंदू मुस्लिम के बीच में संघर्ष। हैदराबाद रियासत का हमारी भारतीय संघ में कैसे विलय हुआ था? तो हैदराबाद के जो राजा थे उसको निजाम कहा जाता था। ये दुनिया के अमीर लोगों में इसका नाम आता था। भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहता था, ठीक है। निजाम और उसके जो सैनिक थे जिनको रजाकार कहा जाता है, ये किसानों और महिलाओं का शोषण करते थे, उनको मारते पीटते थे। निजाम के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा भर गया था, तो इन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन कर दिया। निजाम ने आंदोलन को कुचलने के लिए अपने गुंडे रजाकार भेज दिए थे। और रजाकार सांप्रदायिक थे, क्योंकि ये मुस्लिम होते थे तो खासकर टारगेट करते थे गैर मुसलमानों को, यानी जो व्यक्ति मुसलमान नहीं है उसको टारगेट करते थे, ठीक है। और अपना निशाना बनाते थे, लूटपाट मचा दी, हत्या कर दी, महिलाओं का बलात्कार कर दिया, इन सब हरकतों पे ये उतर गए थे। तो भारत की सरकार ने जनता की सुरक्षा के लिए सेना को भेज दिया। सेना ने इनके साथ संघर्ष करा और फिर बाद में इनको मारा पीटा, इनको ठीक किया, ठीक है। और इस तरीके से निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय हो गया। ये हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्य बताने हैं। तो आसियान जो था, इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास को तेज करना आसियान कंट्रीज के बीच में, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, कानून और शासन को सुधारना। नेक्स्ट है कि भारत पर 1962 के चीन के द्वारा किए गए आक्रमण के मुख्य परिणामों का उल्लेख आपको मूल्यांकन आपको करना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वाभिमान पे चोट पहुंची, क्योंकि चीन ने जब भारत पे आक्रमण किया तो पूरे देश में कहीं ना कहीं दुनिया के सामने हमारी छवि खराब हो गई। भारत की छवि को देश और विदेश दोनों जगह पे धक्का लगा। हमारे सैन्य कमांडरों ने इस्तीफा दे दिया। उस समय में जो रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन, उन्होंने मंत्री का पद छोड़ दिया। पहली बार नेहरू जो थे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, ठीक है। और उस पर लोकसभा में बहस हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 धड़ों में बढ़ चुकी थी और 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये बातें आप बता सकते थे। नेक्स्ट है कि विपक्षी पार्टियों के उद्भव के कारण क्या थे? तो यहाँ पे एक दलीय प्रभुत्व के प्रति असंतोष, क्योंकि कांग्रेस जो थी लंबे समय तक शासन किया, कुछ जनता में और नेताओं में कांग्रेस के प्रति असंतोष था। फिर विचारधारात्मक मतभेद, क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा थी अन्य पार्टियों की अलग विचारधारा थी, तो विचारधारा को लेकर जो मतभेद था इस कारण से नई नई पार्टियां बनती गई। क्षेत्रीय और सामाजिक मुद्दे, ठीक है, इसको क्षेत्रीय हितों को लेकर कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी बनी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था का विस्तार, यानी लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक भागीदारी के कारण विपक्षी दलों को विकसित होने का अवसर दिया, क्योंकि यहाँ पे मौका मिलता है इनको, ठीक है। प्रथम आम चुनाव से वर्तमान आम चुनाव तक, यानी जो 1952 के चुनाव थे उससे लेके अगर आज मैं बात करता हूँ 2026, तो आज तक जो चुनाव हुए हैं तो उसमें क्या बदलाव आया है चुनाव के तरीके में, ये बताना है। तो पहले जो चुनाव हुए थे उसमें आपको पता है मत पत्र होते थे, मत पेटी होती थी, बैलेट बॉक्स, उसमें थप्पा लगा दिया जाता था और उसमें, ठीक है, मुहर लगा के उसमें डाल दिया जाता था। मत पत्र प्रणाली में फिर सुधार आया। बाद के चुनाव में एक ही मत पत्र पे सभी प्रत्याशियों के नाम होते थे और चुनाव चिन्ह दिए होते थे, तो उसमें ये प्रक्रिया थोड़ी सरल हो गई थी। फिर बाद में ईवीएम वाला दौर आता है, ईवीएम मशीन आ गई तो और ज्यादा मतदान तेज हो गया, और ज्यादा प्रक्रिया तेज हो गई। फिर अब वीवीपैट वाली, ईवीएम के साथ वीवीपैट भी आता है, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो। ताशकंद समझौता और शिमला समझौता, इसको स्पष्ट करना है। तो ताशकंद समझौता जो है 1966 में हुआ था, ताशकंद में हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो हमारी तरफ से लाल बहादुर शास्त्री गए थे, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान गए थे। तो यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। 1965 में दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, तो युद्ध विराम घोषित किया गया और विवादों को सहमति से सुलझाने की बात की गई, ठीक है। फिर होता है शिमला समझौता 1972 में। तो ये क्या था, 1971 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद 1972 में समझौता हुआ था। उस समय में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उधर से जुल्फिकार अली भुट्टो थे, ठीक है, ये इसमें शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में मनमुटाव के बिंदु बताने हैं। अब देखो पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 सहयोग वाले मुद्दे बताने हैं और 3 मनमुटाव यानी संघर्ष वाले, ठीक है। तो देखो आपसे तो वैसे ये पूछा हुआ है, आप ये बता सकते हो, लेकिन मैं आपको ये भी कराऊंगा, क्यों? क्योंकि हो सकता है अगले पेपर में आपसे ये पूछ लें। तो सहमति किन बातों पे है? आपदा प्रबंधन का मुद्दा, पर्यावरण का मुद्दा, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति पे सहमति है, व्यापार के मुद्दे पे सहमति है, ठीक है, इन बातों पे सहमति है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल हिस्सेदारी को लेकर विवाद है। भारत में इलीगल रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं इसको लेकर विवाद है। भारत विरोधी कट्टरपंथी जो इस्लामी जमात का समर्थन किया जाता है बांग्लादेश की तरफ से,
इसको लेकर विवाद है, ठीक है। फिर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने का फैसला, इसको लेकर विवाद है, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, पर मजबूरी है क्योंकि आपका पेपर है, मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज को डिटेल में जाऊं, ठीक है। मैंने डिटेल में सारे चैप्टर करा रखे हैं, आप वहां पे देख सकते हो, बहुत आराम से तसल्ली से सारे चैप्टर मैंने समझाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय संगठन के कार्य बताने हैं। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकने का काम करती है, झगड़ों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने का काम करती है, अगर विवाद हो जाए तो उनके बीच में सहयोग का राह दिखाने का काम करती है, दुश्मनी के दायरे को कम करने का काम करती है, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करती है, विभिन्न देशों की मदद करने का काम करते हैं, ठीक है, और संधि और समझौते कराती हैं। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग है। तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्यासिता परिषद, ठीक है। ये जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। अब इसी में आगे क्या पूछा हुआ है, सुरक्षा परिषद के बारे में आपको बताना है। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका मेन काम जो होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 तो स्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं वो टेम्परेरी सदस्य होते हैं, ठीक है। स्थायी सदस्यों को वीटो पावर मिली हुई है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। आगे है कि सार्क संगठन जो है इसका उद्देश्य बताइए। तो ये क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया था ताकि व्यापार हो सके, उद्योग स्थापित हो सके, ठीक है। गरीबी को खत्म करने के लिए बनाया गया था, सदस्य देशों के बीच में गरीबी को खत्म किया जाए, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए बनाया गया था, और शांति और स्थिरता के लिए बनाया गया था। दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो आर्थिक सहयोग, क्योंकि सदस्य देशों ने व्यापार बढ़ाने के लिए साफ्टा की पहल करी, जिससे इनके बीच में व्यापार बढ़ा। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए, ठीक है, गरीबों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग किया, और आपदा प्रबंधन को आपस में निपटाया जाए, ठीक है, आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद किया जाए, और जो सूचना है उसको साझा किया जाए, ये सारे काम किए हैं। नेक्स्ट है कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं इसकी 4 आपको मेन जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं ये बताना है, यानी वहां से क्या मांग उठी है। तो अलग स्टेट की मांग उठी है, ठीक है, अधिक स्वायत्ता की मांग उठी है, और आर्थिक विकास, क्योंकि ये पिछड़े हुए हैं तो आर्थिक विकास की बात करते हैं, स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की जाए इसकी बात करते हैं, ठीक है। अलगाववादी आंदोलन देश के विकास के लिए बाधक है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर देश में अलगाववाद होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता। तो ये राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये देश की एकता और अखंडता को कमजोर करते हैं। आर्थिक विकास में रुकावट, क्योंकि हिंसा होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, उद्योग व्यापार सब इससे प्रभावित होते हैं। सामाजिक अस्थिरता, इससे समाज में भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, विकास कार्यों की बजाय सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने और अधिक खर्च करना पड़ता है, ये समस्या हो जाती है। तो यहाँ पे अपना 2024 का भी पेपर हो जाता है। अब बात करेंगे 2023 के पेपर की। अब बात करेंगे 2023 के क्वेश्चन पेपर की, ध्यान से आपको देखना है। बोल्शेविक क्रांति जो थी ये कब हुई थी? तो रूस में 1917 में जो क्रांति हुई थी उसे रूसी क्रांति या फिर बोल्शेविक क्रांति के नाम से हम जानते हैं। किस देश ने खुले द्वार यानी ओपन डोर की जो नीति थी ये अपनाई थी? तो ये चीन के द्वारा अपनाई गई थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ पे? हेग यानी कि नीदरलैंड, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि मानव अधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये अभी जो जोड़ी बनाने वाला क्वेश्चन था वहां पे भी पूछा हुआ था, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन यानी जो रियो सम्मेलन था कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में हुआ था, रियो डी जनेरियो में, ठीक है। इंडिया, सॉरी, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, ये नारा किसने दिया था? तो ये डी के बरुआ थे, इसने दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो हम बोलेंगे यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? सुरक्षा परिषद, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था, यहाँ पे लिख दो सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565 थी। भारत में डैश अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया, तो हमारे यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। भारत की विदेश नीति के जनक जो है वो कौन है? तो नेहरू जी को भारत की विदेश नीति का जनक माना जाता है, ठीक है। और देखो ये यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, भारत में मिश्रित, ये जनक जो है ये नेहरू जी हैं। सिक्किम राज्य जो था ये कब बना था? और भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी जो है ये एक राजनीतिक पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गई है टाइपिंग करते वक्त, ये ऊपर नीचे हो गया है, तो ये मिश्रित था, ठीक है। विदेश नीति वाले में हम लिख देंगे नेहरू जी, ये मैंने ऊपर नीचे टाइप कर दिया, नेहरू जी हो जाएंगे। सिक्किम जो है ये हमारा भारत का 22वां राज्य था,
और भारतीय जनता पार्टी जो है ये क्या है, एक राजनीतिक पार्टी है। और ये 22वां राज्य कब बना था, सॉरी ये पूछा गया है आपसे, तो ये 1975 में बना था, ठीक है, ये हमको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको फिर से जोड़ी बनानी है। तो यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, कब मिला था, 2012 में। शिमला समझौता हुआ था सन 1972 में। भारत का जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था ये मई 1974 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वैश्वीकरण 1991 हो जाएगा, और एनपीटी जो है ये 1968 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको मैच करना था। अब आपको एक वाक्य में आंसर करना है, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं, तो 12 सितारे हैं, ठीक है। अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है इस पे आतंकी हमला हुआ था, कब हुआ था, 9/11 इसको कहा जाता है, 11 सितंबर 2001 को, ठीक है। विश्व ग्राम की संरचना को हम एक तरीके से वैश्वीकरण कहेंगे। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो था, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा लाया गया था। बाद में जिन्ना ने इसको आगे बढ़ाया और मुस्लिम लीग ने इसको सपोर्ट करा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस सन में लागू की गई थी, तो ये 1951 से 56 में थी, ठीक है। और दूसरा जो है ये श्वेत क्रांति जो है इसका संबंध दूध से है, दुग्ध उत्पादन से है। गरीबी हटाओ का नारा जो था, इंदिरा गांधी, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन सत्य असत्य वाला, बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था, सत्य है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए थे, 2002 में किए थे, ठीक है। और वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, तो ये असत्य है। कई जगह पे तो रोजगार के अवसर बढ़ते भी हैं। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था, ये भी सत्य है। मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है, ये गलत है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, ये सत्य है। शॉक थेरेपी का अर्थ बताना है, तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचा के उपचार करना। साम्यवाद का जब पतन होता है उसके बाद सोवियत संघ के जो गणराज्य थे इनको विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित एक मॉडल था जिसको हम शॉक थेरेपी कहते हैं, इसको अपनाना था। इसमें इनको साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ देना था और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था, ठीक है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो थे मिखाइल गोर्बाचेव थे। मानव अधिकारों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, कितनी क्लास में बांटा गया है, तो इसको 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। नागरिक और राजनीतिक अधिकार हो जाते हैं, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार हो जाते हैं, सामूहिक और एकजुटता के अधिकार हो जाएंगे, ठीक है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का मतलब क्या है, इसमें ये माना जाता है कि हमें जो खतरा होता है ना वो सैन्य हमले से खतरा होता है, ठीक है, यानी कि देश के बाहर से भी खतरा होता है। फिर इसके बाद हम देश के अंदर भी खतरा देखते हैं, यानी बाहरी और आंतरिक दो तरीके खतरा मानते हैं। आंतरिक में देखिए अलगाववाद और गृह युद्ध हो जाएगा। फिर विश्वास बहाली के द्वारा ठीक किया जा सकता है, निरस्त्रीकरण अस्त्र नियंत्रण के द्वारा कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जो हमें प्रकृति से मिले हैं, नेचर से मिले हैं, जैसे जल, वायु, भूमि, खनिज, वन, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आपको पता है कि पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन आप देखोगे बहुत अधिक हो गया है। और इसी के कारण जो ये ओजोन परत में छेद देखा जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो हिम हिम है वो पिघल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, तो वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रवाह। प्रवाह जो होता है कई तरीके से हो सकता है, ये विचारों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे पहुंचना, ये भी प्रवाह है। वस्तु अगर एक से अधिक देशों में जा रही है तो ये भी प्रवाह है। पूंजी अगर एक से ज्यादा जगह पे जा रही है तो ये भी प्रवाह है, ठीक है। बेहतर आजीविका की तलाश में लोगों की एक दूसरे देश में जो आवाजाही है, तो ये भी हम प्रवाह के रूप में देखेंगे। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण के कोई 2 कारण आपको बताने हैं, तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति, ये वैश्वीकरण का कारण है। टेलीफोन, माइक्रोचिप का आविष्कार, मुद्रण तकनीक का आविष्कार, ठीक है, ये सब क्या है, वैश्वीकरण के कारण है। नेक्स्ट है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1950 में हुई थी। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोई 2 विशेषता बतानी है, तो ये 1951 से 56 में आई थी। कृषि क्षेत्र पे इस पे ध्यान दिया गया था। KN राज का ये मॉडल था, गरीबी से देश को निकालना था और धीमी चाल से विकास करने की रणनीति अपनाई गई थी। बांध और सिंचाई पर ज्यादा पैसा खर्च किया गया। बड़ी बड़ी जो भाखड़ा नांजल परियोजना हो जाएगी, भूमि सुधार जो था वो इसी समय में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि शिमला समझौता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हम 2 बार कर चुके हैं, इसको हम नहीं करेंगे डिस्कस। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने ताशकंद समझौता और शिमला समझौता दोनों समझौते कर लिए थे, ठीक है। बाकी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं, तो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, भूटान, और ये बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री के जब प्रधानमंत्री का कार्यकाल था उस समय में देश को कौन सी 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा,
तो आपको पता है कि नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री मात्र 2 साल के लिए ही प्राइम मिनिस्टर रहे थे, बाद में उनकी डेथ हो गई थी। तो 1965 के समय में देखें तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, जिस समय हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इस समय में हमारे देश में खाद्य संकट था, सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, अनाज की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। तो ये दो चुनौतियां थी जिसके बारे में आप बता सकते हो। सिंडिकेट हम डिस्कस कर चुके हैं। नक्सलवादी आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो नक्सलवादी आंदोलन जो है ये उग्र वामपंथी आंदोलन था, ये कम्युनिस्टों के द्वारा भड़काया हुआ आंदोलन था। इसकी शुरुआत होती है 1967 में। पश्चिम बंगाल में एक नक्सलबाड़ी नाम का गांव था, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि भूमि सुधार और सामाजिक आर्थिक जो असमानता थी उसको समाप्त करना था। इसमें सशस्त्र संघर्ष का तरीका अपनाया गया जो कि सही नहीं था, लोकतंत्र में ये चीज सही नहीं मानी जाती। ठीक है, प्रेस की आजादी पे रोक ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है यह अकाली दल द्वारा पारित एक प्रस्ताव था, जिसमें पंजाब को अधिक स्वायत्तता देने की और राज्यों को अधिक अधिकार प्रदान करने की मांग की गई थी। इसका उद्देश्य जो था केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों में संतुलन हो सके, ठीक है, और जो हिंसा से प्रभावित हुए थे उनको मुआवजा मिल सके। तो बहुत सारी बातें जो थी इसमें रखी गई थी। फिर भारत के किस क्षेत्र को सात बहनें यानी सेवन सिस्टर कहा जाता है? तो नॉर्थ ईस्ट जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है। गठबंधन हम डिस्कस कर चुके हैं। मंडल आयोग हम डिस्कस कर चुके हैं। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। विघटन के कारण को भी हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 3 कारण बताने, यानी चाइना इतनी तेजी से डेवलप कैसे हो गया, उसकी इकोनॉमी जो थी इतनी तेज डेवलप क्यों हुई? तो इसके कई कारण है, जैसे कि इन्होंने 1978 में जो ओपन डोर की नीति अपनाई, इसके कारण डेवलप हुआ। फिर चीन ने 1982 में जो खेती का निजीकरण करा, इसके कारण चीन डेवलप हो गया। 1998 में उद्योग का निजीकरण करा, ये भी एक कारण है। फिर चाउ एन लाई जो 1973 में 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव लाए थे, जैसे कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस कारण से चाइना बहुत तेजी से डेवलप हुआ। ठीक है, आसियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य बताने हैं, तो इसमें आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया था, क्षेत्रीय शांति बनी रहे, स्थिरता को स्थायी स्थापित करने के लिए लाया गया था, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करता है, और आसियान का एक मतलब बहिर्मुखी जो भूमिका होगी इसको रखने की ये बात करते थे। राष्ट्र निर्माण की कोई 3 चुनौतियां बतानी है, तो आपको पता है एकता के सूत्र में पूरे देश को बांधना, लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित करना, पूरे समाज के भले के लिए सरकार को काम करना, ये 3 प्रमुख चुनौतियां हमारे सामने थी। ठीक है, सहमति पत्र यानी जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, ये क्या है? तो ये एक सहमति पत्र था। इस पे हस्ताक्षर का मतलब था कि रजवाड़े जो हैं वो भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार है। ठीक है, आपातकाल हम पढ़ चुके हैं, आपातकाल के सबक भी हम पढ़ चुके हैं, परिणाम भी पढ़ चुके हैं, सार्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 4 कार्य भी पढ़ चुके हैं, और यूएनओ के भी कोई 4 कार्य जो थे वो भी हम पढ़ चुके हैं। भारत चीन के बीच में जो मतभेद है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, गुट निरपेक्षता की नीति को भी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ, वहाँ पे डिटेल में नहीं बताया था। देखिए, अगर हम देखें 1945 के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी, एक तरफ था यूएसए, एक तरफ था यूएसएसआर। इन्होंने क्या करा था, दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया था। अब या तो देशों के सामने ये ऑप्शन था अमेरिका में शामिल हो जाए या फिर सोवियत संघ में शामिल हो जाए, लेकिन भारत ने दोनों ही खेमों से दूरी बनाई। इसको कहा जाता था गुट निरपेक्ष, और भारत ने खुद ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया कि आप भी हमारे साथ आ जाइए, गुट निरपेक्ष रहिए, दोनों महाशक्तियों से दूरी बना के रखिए। नेक्स्ट है कि सिक्किम का विलय समझाना है आपको। तो सिक्किम में पहले एक राजशाही यानी राजतंत्र था, भारत का ये पार्ट नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे चोग्याल जो राजा थे इनका शासन होता था। भारत अ, की स्वतंत्रता के बाद 1950 में सिक्किम को भारत का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, भारत का पूर्ण राज्य नहीं था, हमने इसको संरक्षण दे रखा था, यानी बाहर से हम इसकी रक्षा करेंगे, अंदर जो शासन है वो राजा चलाता था। समय के साथ यहाँ पे लोकतंत्र की मांग बढ़ने लगी, राजशाही के खिलाफ लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। 1975 में लोग एकजुट हुए तो जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें ज्यादातर लोग जो थे वो चाहते थे कि भारत में शामिल हो जाए। इसके बाद भारतीय संसद ने 36वां जो संशोधन था ये पारित कर दिया, और 16 मई 1975 को सिक्किम जो था वो भारत का 22वां राज्य बन गया। ठीक है, 1975 में ये 22वां राज्य बना दिया गया। ये नॉर्थ ईस्ट की 4 प्रमुख समस्या हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अपना ये जो 2023 वाला पेपर था ये खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी हो, अगर आप देखोगे मुझे लग रहा है 50% क्वेश्चन तो वो हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यानी पहले के पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे 2022 के क्वेश्चन पेपर की। तो 2022 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना है, क्यूबा का प्रक्षेपास्त्र संकट, यानी जो क्यूबा मिसाइल संकट था ये कब हुआ था? तो ये सन 1962 की बात है। ठीक है, यूरोपीय संघ जो था ये 1992,
संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब होता है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, तो 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि परमाणु अप्रसार संधि, ये 1968 वाली संधि है। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो मुक्त द्वार की नीति किसने अपनाई थी? चीन ने। 18वां दक्षिण सम्मेलन जो था नेपाल में काठमांडू में हुआ था। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई है भारत में, ठीक है, वैसे तो बहुत पहले से था ये। भारतीय रियासतों की संख्या जो थी 565 थी। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालाचारी थे। नीति आयोग की स्थापना 2015, ठीक है। और बॉन्डुंग सम्मेलन 1955, तो ये याद रखना है। फिर श्रीलंका का जातीय संघर्ष जो था ये सिंगली और तमिलों के बीच में। आतंकवाद से सुरक्षा जो है गैर पारंपरिक श्रेणी में आता है। भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश बनाया गया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। महाश्वेता देवी का उपन्यास है, उसमें नक्सलवाद से रिलेटेड फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है 1084 की माँ। पिछड़ा वर्ग आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो थे ये काका साहेब कालेकर थे। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक जो थे सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। शीत युद्ध, राष्ट्रों के बीच में तनाव की स्थिति, सही है, ठीक है। वैसे ये दो महाशक्तियों के बीच में तनाव की स्थिति, ठीक है, अगर यहाँ पे दो महाशक्ति करते तो ज्यादा करेक्ट रहता। 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है, तो ये गलत है, 1991 में हुआ था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा चलाया गया, ये भी असत्य है। यूएनओ ने परमिशन तो दे दी थी लेकिन ये अमेरिका के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। फिर दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन की स्थापना 1967 में हुई, ये ठीक है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय या कुंजी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया, ये गलत है। अब देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है थोड़ा सा अलग है क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी जो होती थी उसमें से कुछ टॉपिक मिलेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। विश्व शांति को खतरा किन कारणों से है? तो आतंकवाद से खतरा है, परमाणु हथियारों की होड़ से खतरा है, क्षेत्रीय जो युद्ध होते हैं संघर्ष होता है इससे खतरा है, सांप्रदायिकता और उग्रवाद से खतरा है, और आर्थिक असमानता से खतरा है, ठीक है। विध्रुवीयता या फिर दो ध्रुवीयता जो है इसको क्या कहा जाता है? तो ये विश्व में दो गुटों के बीच में बट जाने की जो स्थिति थी उसको कहा गया था, यानी दुनिया में दो महाशक्ति थी, एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ जो था वो सोवियत संघ था, ठीक है। इस स्थिति को क्या कहा जाता था? दो ध्रुवीयता। शॉक थेरेपी हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्चस्व का अर्थ क्या होता है? किसी देश का, ठीक है, या किसी संगठन का जब वर्चस्व हो यानी उसका दबदबा हो तो उसको हम वर्चस्व कहते हैं। सार्क के सदस्य देशों का नाम आप ये बता सकते हो। अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी संधि है? तो बिना वीजा पासपोर्ट के हम वहां पे आ सकते हैं, जा सकते हैं। कौन सी महामारी है जो आप्रवास और व्यवसाय या पर्यटन के माध्यम से आती है? तो कोविड हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, सॉर्स हो गया, इबोला, प्लेग, ये हो जाएगा, ठीक है। पीडब्ल्यूसी एंड सीडब्ल्यूसी क्या है? तो ये जो है इसको बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन कहा जाता है, इसको केमिकल वेपन्स कन्वेंशन कहा जाता है, ठीक है। बाकी डिटेल में आप पढ़ सकते हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, WSF होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे सही है। WSF का मतलब है वर्ल्ड सोशल फोरम। फिर 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? ठीक है, प्रथम आम चुनाव में, तो प्रथम आम चुनाव में अगर हम देखें तो 489 सीटें थी टोटल, इसमें से 364 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी, ठीक है। 1957 के केरल राज्य के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी को मिली थी। सिंडिकेट हम डिस्कस कर चुके हैं, दल बदल हम डिस्कस कर चुके हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम जो था 2005 में इसको लागू कर दिया गया था। ये NFF जो था, ठीक है, NFF जो था इसको नेशनल फिश वर्कर्स फोरम कहा जाता था। ऑपरेशन ब्लू स्टार आप जानते हैं, और ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या हुआ था? जो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है इनको उग्रवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया था, तो इनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था जिसको ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट के कौन से राज्य हैं जिनको सात बहनों के नाम से जाना जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। सोवियत प्रणाली क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं। शॉक थेरेपी को डिस्कस कर चुके हैं। आसियान विजन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ की कौन सी विशेषता है जो उसको एक प्रभावशाली ताकतवर संगठन बनाता है? तो इसका जबरदस्त आर्थिक राजनीतिक सैनिक प्रभाव है। 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जीडीपी देखे तो 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा है। अब आप लेटेस्ट एनसीईआरटी में पढ़ लेना, हो सकता है ये ओल्ड डाटा हो। फिर इसकी मुद्रा यूरो जो है अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में भी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा इसका व्यापार है, ठीक है। इसके एक मेंबर को वीटो पावर भी मिली हुई है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और 335 के करीब इनके पास परमाणु हथियार है। हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो हरित क्रांति वह कृषि सुधार आंदोलन था जिसके अंतर्गत उच्च उपज वाली बीज जो है, ठीक है, ये प्रोवाइड कराए गए थे किसानों को ताकि ज्यादा से ज्यादा वो खेती करें और उत्पादन कर सके। बॉम्बे प्लान हमने डिस्कस कर लिया है।
नक्सलवादी आंदोलन डिस्कस कर लिया है। महाशक्तियां छोटे देशों से क्यों सैन्य गठबंधन रखती थी, ताकि उनकी जगह, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे, ताकि उनकी जगह उनको मिल जाए, जगह से वो जासूसी कर सकते थे, ठीक है, उनके लोगों को सेना में भर्ती कर सकते थे, उनके संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये रीजन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य भी हमने डिस्कस कर लिया, डब्ल्यूएचओ को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संघ में मणिपुर की रियासत का विलय कैसे हुआ था। तो मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह थे, उन्होंने भारत के साथ सहमति पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बदले में उनको स्वायत्ता बरकरार रखने की बात कही गई थी, ठीक है, मणिपुर को स्वायत्ता बरकरार रखी जाएगी। मणिपुर भारत का पहला राज्य था जहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का इस्तेमाल करके जून 1948 में चुनाव कराए गए थे। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि उस समय में 21 साल की जिसकी एज होती थी उसको वोट करने का अधिकार होता था, ठीक है। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो जाए, लेकिन वहां की जनता नहीं चाहती थी कि विलय भारत में हो। मणिपुर की जो जनता है वो आज भी कई जगह पे नाराज दिखाई देती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये जो पेपर था ये हो जाता है खत्म, ठीक है। अब मैं बाद में बना दूंगा ये मॉडल पेपर, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कल बना दूंगा, फिलहाल मैं इतनी वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है।